नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोग आज टुवर्ड्स सिविल डिसऑर्डिनेंस पढ़ेंगे। आगे का जो सिविल डिसऑर्डिनेंस है उसका पहले हम मतलब समझते हैं। आगे का सिविल डिसऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है। तो सिविल डिसऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बनाए गए रूल्स हैं उसको तोड़ना ही सिविल डिसऑर्डिनेंस कहलाया जाता है। पहले हमने नॉन कॉपरेशन पढ़ा था। नॉन कॉपरेशन का मतलब ये होता है कि ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना है। इट मीन्स अगर आप ब्रिटिशर्स के यहाँ वर्क करते हो या उनके स्कूलों में आप स्टूडेंट हो या आप उनके स्कूलों में एज अ टीचर काम करते हो तो आपको उनके साथ कॉपरेट नहीं करना है। ऐसे और भी चीज़ें आपको उनके साथ कॉपरेट नहीं करना है, उनकी हेल्प आपको नहीं करनी है ब्रिटिशर्स को। अभी हम क्या पढ़ेंगे, सिविल डिसऑर्डिनेंस। सिविल डिसऑर्डिनेंस के अंदर क्या था कि उनके द्वारा जो बनाए गए रूल्स थे उसको हमें क्या करना है, तोड़ना है। यही सिविल डिसऑर्डिनेंस कहलाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम पहले बैकग्राउंड समझेंगे थोड़ा, फिर धीरे धीरे सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट क्या था, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या चीज़ें और भी हुई, उसको हम धीरे धीरे आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्या बताया जाता है, सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट शुरू होने से पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा चल रहा था, जो कि फरवरी 1922 में इसे कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था। रीजन क्या था, चौरा चौरी का वो इंसिडेंट जो कि वायलेंट हो चुका था। तो महात्मा गांधी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 1922 में क्या हुआ, गांधी जी ने डिसाइड कर दिया कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म करते हैं। विड्रॉ उन्होंने कर लिया। रीज़न चौदह चौधरी का। इवन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया। तो पहला पॉइंट इसमें बताया गया कि टर्निंग वॉयलेंट, यानी जो है मूवमेंट जो भी चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो वॉयलेंट हो रहा था, यानी उसके अंदर वॉयलेंस बहुत ज़्यादा था। पुलिस और जो सत्याग्रहीज थे वो आपस में बहुत लड़ जा रहे थे और इससे बहुत मौतें हो रही थी, बहुत ही खराब माहौल क्रिएट हो रहा था। तो पहला एक रीज़न। दूसरा चीज, जो सत्याग्रही थे यानी जो लड़ रहे थे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत थी। अगर आप ट्रेंड नहीं होगे तो आप किसी अच्छी चीज को भी क्या कर दोगे, एक अच्छे जो सिनेरियो हो उसको पूरी तरीके से आप खराब कर दोगे। तो गांधी जी ये कह रहे थे कि सत्याग्रही को हमें थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स अगर आप पे बहुत ही जाति करेंगे लेकिन आपको उस जाति का जवाब जाति से नहीं देना है। थप्पड़ मार, अगर वो आपको थप्पड़ मारे तो आपका जवाब उनको थप्पड़ रख के नहीं देना है, उनको इस तरीके से देना है कि उनको गिल्टी महसूस, उनको बुरा लगे। अगला थर्ड है। थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है कि कई सारे जो लीडर्स थे वो इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो इस वजह से कह सकते हैं ना, एक यूनिटी नहीं बन पाई, सहमति नहीं बन पा रही, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। तो गांधी जी ने फिर देन डिसाइड कर लिया कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लेते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के थ्रू ही हमें इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था, यानी काउंसिल्स के अंदर हम पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते थे। अब ये तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसे विड्रॉ किया गया। इवन आप एक दो पॉइंट और भी जोड़ सकते हो, जैसे आप ये सकते हो कि सत्याग्रह का जो मतलब था, नॉन कॉपरेशन का जो मतलब था, उसको लोगों ने अपने अलग अलग से डिफाइन कर लिया, अपने अलग अलग से उन्होंने मतलब निकाल लिया। ऐसा आप इसे लिख सकते हो। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या बताया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ये रहे हमारे सी आर दास, और उसके बगल में हमारे मोतीलाल नेहरू, इनकी इमेज ये रही। फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो इन्होंने क्या किया कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने अपनी एक पार्टी फॉर्म की, उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। ये आप समझ सकते हो इतना इंपॉर्टेंट है कि केबीसी के अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये रहा ये। इवन आप तो अब गेस कर सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, और आप भी ढेरों पैसे जीत सकते हो। हालांकि आपने बोर्ड्स एग्जाम में पैसे तो नहीं जीतोगे, आप मार्क्स जरूर गेन करोगे। तो आप सोच सकते हो जब ये केबीसी में आ सकता है तो आपकी बोर्ड एग्जाम में तो ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा, मतलब आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो मोतीलाल नेहरू और ये जो सी आर दास थे, इनका नाम है चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। इन्होंने स्वराज पार्टी को फॉर्म की और इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही पार्टी फॉर्म की, और इनका आर्ग्यूमेंट ये था
कि हमें पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व रहना है, ताकि पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होके बची कुची जो पावर है, उसका जो भी हमें पावर्स मिल रही है उसके पावर्स का यूज़ हम कर सकेंगे, और ब्रिटिशर्स की जो खराब पॉलिसीज है उसको हम अपोज कर दे सकेंगे। तो ये तो हमारा था जो एज अ एग्जाम में एमसीक्यू पूछ सकता है। अब आगे क्या था कि कांग्रेस की जो यंग लीडर्स है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, ये इनकी इमेज है, और अगला है सुभाष चंद्र बोस, इनकी इमेज ये है। तो प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एग्रीगेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। तो जो जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ये लोग ये चाहते थे कि जो आंदोलन है उसे और बड़े रूप में किया जाए, यानी उसे और बड़ा आंदोलन को किया जाए, पूरी तरीके से मिलजुल के ये जो ब्रिटिशर्स है इनकी बैंड और बुरी तरीके से बजाई जाए। अब यहाँ पे हमें दो राय मिलती है। पहला राय ये मिल रही है कि कुछ जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करने की बजाय वो लोग ये सलाह दे रहे हैं कि हमें क्या करना है कि अब हमें फुल आज़ादी चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। अभी तक तो ये था कि हमें कुछ ब्रिटिशर्स के अंडर में रह के थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन करेंगे, और थोड़ी हमारी बात वो मान ले, रूल्स एंड रेगुलेशन को कम कर दे। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ से निकल ही जाए। तो दो तरीके की राय हम निकल के सामने आती है। अब होता है इन सच अ सिचुएशन फॉर इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिसीज टुवर्ड्स द 1920s। और ये जो दो फैक्टर है इन 1920s की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक नया रोल प्ले करते हैं। पहला क्या होता है, द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। जो पहला जो रोल होता है वो होता है इकोनॉमिक डिप्रेशन का, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का। इसके अंदर क्या हुआ था कि जो एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस थे वो धीरे धीरे करके फ्रॉम 1926 से धीरे धीरे करके कीमतें कम होने लगी, यानी जो अनाज चावल इनकी जो कीमत थी, इनकी जो वैल्यू थी, धीरे धीरे करके इनकी मार्केट में कम होने लगी। एंड कॉल पास्ट आफ्टर 1930, और 1930 तक आते आते जो एग्रीकल्चर की जो चीज़ें थी, प्रोडक्ट्स थे, वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो गए। 1930 तक आते आते पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गए। मतलब बहुत ही चीप रेट पे, बहुत ही सस्ता रेट पे बिक रहे थे, बहुत ही ज़्यादा चीप रेट पे। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By the 1930, the countryside was in turmoil. तो हुआ क्या, जब उनकी फसल को कोई खरीदेगा नहीं तो वो बेचेंगे कहाँ से। तो क्या हुआ, डिमांड कम हो गई, कोई मार्केट में खरीद ही नहीं रहा एग्रीकल्चर गुड्स के। इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट वो करते थे, जो किसी को भेजते थे दूसरी कंट्रीज को, जो सप्लाई करती थी वो कम हो गई इस इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। देन क्या हुआ कि जो पीजेंट्स हैं, जो कि उनको क्या होता था कि अपने क्रॉप को वो बेचेंगे, उससे वो पैसा कलेक्ट करेंगे, और जो भी उनको रेवेन्यू पे करना है, जो भी उनको टैक्स पे करना है वो पे करेंगे। अब जब वो अपनी क्रॉप को ही नहीं बेच पाएंगे तो उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, और जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो अपने टैक्स को कैसे वो पे कर पाएंगे, रेवेन्यू कैसे वो पे कर पाएंगे। तो उस वक्त जो कंट्री साइड के लोग थे, इन टर्मोल, बहुत ही उथल पुथल मची मची थी गाँव के अंदर। कंट्री साइड मीन्स गाँव के अंदर, टर्मोइल मतलब उथल पुथल, यानी बुरी तरीके से सिचुएशन हो रखी थी गाँव के अंदर। अब होता क्या है, दूसरी सिचुएशन आती है। अगेंस्ट द बैकग्राउंड, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ सेचुरी कमीशन अंडर द सर जॉन साइमन। ये जो सर जॉन साइमन है, ये इनकी इमेज ये रही। इसको जॉन साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिस टॉपिक को हम स्टडी भी करने वाले हैं। दरअसल हुआ क्या कि भारत देश के अंदर विरोध हो रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ हमने विरोध किया था। तो हुआ ये कि ब्रिटेन वाले हो गए परेशान कि अचानक से जो इंडियंस है वो विद्रोह क्यों कर रहे हैं ब्रिटेन के खिलाफ। तक तो सब स्मूथ चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, वो इतनी बड़ी ह्यूज प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन अब भारत के जो लोग हैं वो हमारा विद्रोह क्यों कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ क्यों आ रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने कमीशन बनाया, मतलब एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को बोला कि इंडिया के अंदर जाओ और ये पता करो कि आखिर का क्या प्रॉब्लम्स है और उनमें क्या सुधार हमें करना चाहिए, ऐसी हमें क्या चीज़ें करना चाहिए जिससे कि ये इस तरीके का जो विद्रोह है वो ना हो, वो लोग खुश हो जाए। तो अब हुआ क्या कि सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। अभी जो साइमन कमीशन था इसका काम ये था कि इंडिया आना है इसको,
इंडिया के अंदर फंक्शनिंग देखनी है कि किस तरीके से इंडिया रन कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम क्या है, लॉज एंड रेगुलेशन क्या है, और उस कमीशन को सारी रिपोर्ट बनाकर क्या चेंजेस करना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें ना हो, उसके लिए कुछ उसे सजेस्ट करना था, कुछ मेजर्स उसे सजेस्ट करना था कि ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। अब जो साइमन कमीशन है वो इंडिया के अंदर आता है। द प्रॉब्लम वॉज दैट कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो साइमन कमीशन था उसके अंदर इंडियन मेंबर्स को ही ऐड नहीं किया गया था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, आप हमारे लिए हमारे देश के अंदर आप आ रहे हो, हमारे लिए आप रिपोर्ट बना रहे हो, तो एटलीस्ट इंडियन मेंबर्स को तो आप ऐड करो ताकि वो भी बता सकें कि सही है और गलत है, हमें परेशानी किस बात की है। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस कमेटी के अंदर जो भी मेंबर्स थे सारे ब्रिटिश थे। हालांकि आपके बुक में ये नहीं लिखा कि कितने मेंबर्स थे, तो मैंने सर्च किया, 7 मेंबर्स इस कमेटी के अंदर थे। अगला क्या पॉइंट बताता है, व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1922। एग्जाम में पूछ लेगा कि साइमन कमीशन कब आया था, तो साइमन कमीशन आया था 1928 के अंदर। तो जब साइमन कमीशन आया मतलब उनकी जो टीम है वो इंडिया के अंदर जब अराइव की, तो हमने खूब नारे लगाए, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन का नारे लगा के उनका स्वागत किया कि आप है वो इंडिया से आप चले जाओ। मेन गुस्सा इसी चीज पे था कि इंडियन मेंबर्स को नहीं रखा गया है। ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन आप देख रहे हो इस इमेज के अंदर, इसके अंदर मुस्लिम लीग भी थी, मतलब इस जो चल रहा था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन आप वापस अपने देश के अंदर चले जाओ, ये जो नारा निकल कर आ रहा था इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर, इस विद्रोह के अंदर, विरोध के अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये सारे लोग थे, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको वापस भेजने के लिए कह रहे थे इन एन अफोर्ड टू विन देम ओवर। अब हुआ क्या कि द वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन announced in October 1929 a vague offer of a dominant status for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद कर लेना, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब की गई थी तो आप प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, पहले वॉइसरॉय का टर्म समझते हैं फिर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। जैसे क्या होता है, जैसे किंग होता है, अब किंग है, किंग के पास बहुत बहुत ज़्यादा लोकेलिटी होती है, बहुत ज़्यादा इलाकों को धीरे धीरे वो कवर करने लग जाता है। तो ब्रिटेन है वो बहुत बड़ा था। अब वो जो उनका जो किंग था, क्वीन थी, वो ये तो है नहीं कि हर जगह आके रूल कर पाएंगी, रहेंगी तो कहीं एक ही जगह ना, उस लोकेलिटी को देखेंगे। तो बाकी जो लोकेलिटी उन्होंने कवर किया है, जिसको उन्होंने कब्जा कर रखा है, वहां कैसे शासन चलेगा। तो ऐसी जगह वो वॉइसरॉय को भेजते थे, यानी जो वॉइसरॉय होते थे वो किंग के अंडर में आके काम किया करते थे। जैसे अब किंग तो वहां नहीं पहुंच पाएगा, तो वहां पे वो क्या बना देते थे, वाइसरॉय बना देते थे कि आप इस इलाके के क्या हो या इस क्षेत्र के क्या हो, वाइसरॉय हो, और इसके इस क्षेत्र के जो हेड हो आप हो, जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप समझना, आप सॉल्व करना, आपसे नहीं समझना नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही होगी तो आप आके मुझे उसकी रिपोर्ट देना, ठीक है। तो वॉइसरॉय का मतलब तो हमें समझ आ गया। तो वॉइसरॉय थे जो लॉर्ड इरविन, उन्होंने अनाउंस किया अक्टूबर 1920 के, एक ऑफर था, एक वेग ऑफर था। अवेग का मतलब होता अस्पष्ट, यानी जो अनक्लियर, ठीक है, क्लियर नहीं था वो ऑफर। उसके अंदर क्या था, डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडियन एंड एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। तो उन्होंने क्या रखा कि एक बात रखी कि ऐसा करते हैं कि हम लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखते हैं। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम ये बात करते हैं कि देश, आपका जो देश है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूट होगा, आपका जो देश है उसके अंदर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या क्या चीजें होंगी। मतलब अब क्या था कि ब्रिटिशर्स ये पूरी तरीके से समझ चुके थे कि जब तक इंडियंस को उनका हक नहीं दिया जाएगा, इट मीन जब तक इंडिया के अंदर उनके लोगों को नहीं बिठाया जाएगा रूल करने के लिए, तब तक ये जो आंदोलन है वो शांत नहीं होगा। तो इरविन ने बात कह दी कि ठीक है, जो आपके अंदर एक मीटिंग बैठा लेते हैं, एक मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि आपकी लोकेलिटी कैसे होगी, मतलब आप हमारे अंडर में रह के कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन को, कैसे कंट्री को रन
करोगे, इस तरीके की चीज़ें थी। अगले पॉइंट में क्या बताया जाता है, दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, लेकिन कांग्रेस लीडर इस चीज़ से खुश नहीं थे कि वो अब ये नहीं चाहते थे कि तुम हमसे बातचीत करो और हमारे लिए तो अब तुम्हारे अंडर में रह के हम रूल वगैरह करें, अब नहीं होगा। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव। तो जो जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस है, रेडिकल आपने पढ़ा ही होगा, रेडिकल वो लोग होते हैं जिनके आइडियोलॉजी जो पुरानी आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। तो जो जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस थे, वो लोग और बड़ा आंदोलन चाहते थे। वो ये चाहते थे कि अब नहीं, बहुत हो चुका, अब एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हमें क्रिएट करना है और बहुत ही उग्र करना है, मतलब एक बहुत ही इनकी बहुत बुरी तरीके से बैंड बजानी है इन ब्रिटिशर्स की। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स, लिबरल्स वो जो चेंज पे बिलीव करते हैं, मॉडरेट्स वो होते हैं जो बीच का रास्ता, जैसे रेडिकल वो होते हैं जो चेंज में बिलीव नहीं करते, हमने पढ़ा था। लिबरल्स वो होते हैं जो चेंज की बात करते हैं, मॉडरेट वो होते हैं जो बीच का रास्ता अपनाते। इट मीन्स चेंज होना चाहिए पर धीरे धीरे होना चाहिए। तो लिबरल्स और जो मॉडरेट्स थे, who were proposing a constitution system with a framework of British dominant gradually lost their influence। तो क्या हुआ था कि लिबरल्स और मॉडरेट्स ये कह रहे थे कि ऐसा करते हैं कि ब्रिटिश के अंडर में हम अपनी सत्ता को चलाते हैं, हम गवर्नमेंट को रन करते हैं, यानी ब्रिटेन के अंडर में हम अपने देश को रन करते हैं। तो धीरे धीरे करके, हालांकि ये भी अपना जो इनका जो इफेक्ट था, जो इन्फ्लुएंस था, वो भी धीरे धीरे लॉस्ट हो रहा था। अब मतलब ब्रिटिशर्स हम इतना परेशान हो चुके थे कि अब उनको हम देखना ही नहीं चाहते थे। तो हुआ ये कि इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में, उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है उसको लाहौर कांग्रेस सेशन के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया, फॉर्मलाइज्ड कर लिया गया, यानी औपचारिक रूप से, फॉर्मली रूप से उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। पूर्ण स्वराज कह रहे हो या फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या था कि अब पूरी तरीके से हम हमारा ही शासन होगा, ब्रिटिशर्स हमारे मामलों में कहीं पे भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अब इन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब हमें क्या चाहिए, पूरी तरीके से हमें फ्रीडम चाहिए कि ब्रिटिशर्स हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपना हक ना जमा पाए। तो ये लाहौर सेशन कब हुआ था, 1929 के अंदर किया गया था। इसकी लीडरशिप में जवाहरलाल नेहरू के। तो एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो उस दिन डिक्लेयर हुआ, इट वॉज डिक्लेयर्ड एट 26 जैन, जो 26 जैन है 1930 ईयर का, वुड बी सेलिब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंस डे, यानी हम अपने इंडिपेंडेंस डे के रूप में इसे सेलिब्रेट करेंगे। वेन पीपल वर टू टेक अ प्लेज एंड स्ट्रगल फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जहां पर हम लोग लोगों से शपथ दिलवाएंगे और उस शपथ के अंदर ये बात कही जाएगी, मतलब कि अब हमें जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हम स्ट्रगल करेंगे, तब तक हम, इट मीन्स जंग लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ पर उस प्लेज की एक फोटो दी गई कि आखिरकार उस प्लेज में क्या था, मतलब जो कसम कसम दिलाई जा रही थी, जो ओथ दिलाई जा रही थी, उस शपथ के अंदर क्या चीज़ें थी। तो इस शपथ के अंदर अगर मैं आप लोगों को समझे दूँ, आप आराम से इसे पढ़ सकते हो, इवन आपकी बुक के अंदर भी ये मैंशनड है। तो जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि आज़ादी हर किसी का हक होती है, आज़ादी पे हर किसी का अधिकार होता है। भारत देश के लोगों को भी आज़ादी का ये हक है, चाहे वो आज़ादी किसी भी सेंस में हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी को लेकर हो, चाहे वो ग्रोथ को लेकर हो, हमें भी ये आज़ादी चाहिए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, अगर कोई भी जो गवर्नमेंट हो, अगर वो लोगों को ऑप्रेस करती है, लोगों को हक नहीं देती जो जिसके वो ज़रूरत है, जो उनको ग्रोथ कर सके, जो उनको नई अपॉर्चुनिटी दे सके, अगर ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट नहीं करती, सरकार उनके लिए नहीं करती, तो जनता को पूरा हक है कि उस गवर्नमेंट को हटा दें या उस गवर्नमेंट को पूरी तरीके से उसे अबॉलिश कर दे, पूरी तरीके से उसे नहस कर दे, उसे एक्सेप्ट ही ना करे। और उसी पे बात पे ये कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसा ही किया है, उन्होंने हमारी ग्रोथ को छीना है, उन्होंने हमसे हमारी अपॉर्चुनिटी को छीना है, और उन्होंने क्या किया हमारे साथ, बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया है। उन्होंने उन्होंने पूरी तरीके से हमारे जो कल्चर है, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, पूरी तरीके से इसको तहस नहस कर दिया गया। और हम क्या चाहते हैं, अब हम
फुल इंडिपेंडेंस या फिर पूर्ण स्वराज की हम मांग करते हैं। तो ये था इस प्लेज के अंदर। आप पढ़ के आराम से इसको समझ भी सकते हो। यहाँ पे तो मैंने समझ दिया है। अब ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए समझना है। पहले कांग्रेस सेशन का ये ज़रूरी था। अब ये क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, हमारा इंडिपेंडेंस डे की शपथ ली गई थी ना। ये देखो यहाँ पे ना, 26 जनवरी 1930 को शपथ ली गई थी। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, यानी 26 जो नवंबर था 1949, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। अब जब बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को ही, तो हम क्यों ना उसी दिन या उसके अगले दिन ही उसे अडॉप्ट क्यों नहीं लेते। देखिए, एक बनकर तैयार होना और अडॉप्ट करना दो फर्क है। जैसे खाना बनकर तैयार होना और खाना खाना, आप जब खाना खाने जाओ तो दो अलग अलग चीज़ है। तो 26 नवंबर को हमारा बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को हमने उसे अडॉप्ट किया था, अपने देश में लागू किया था। तो इतनी देरी क्यों, नवंबर से जैन का समय क्यों लगाया गया है? तो इसका रीजन हमें इस पहले पॉइंट से पता चलता है कि क्या है, 26 जैन, और यहाँ पे भी क्या है, 26 जैन, यानी जिस दिन हमने शपथ ली थी, तो लोग यही जो लीडर्स थे उनका यही मानना था, 26 जनवरी 1930 को शपथ दिलवाई गई थी फुल इंडिपेंडेंस की, और 26 जनवरी 1950 को ही हम इसको लागू करेंगे कि 26 जनवरी एक बहुत ही स्पेशल डे है, इसी दिन हम इसको लागू करेंगे, और इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था। इट मीन्स क्या हुआ था, देखो हमें आज़ादी कब मिल गई थी, 1947 को आज़ादी मिल गई थी 15 अगस्त। जब हमें आज़ादी मिल गई थी, तो आज़ादी के बाद भी हम लोग ब्रिटिश के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, उसको ही फॉलो करते थे। तब तक हमने क्या समय लिया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का समय लिया। तब तक जब 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, यानी तब तक इस जब तक हमने अडॉप्ट नहीं किया था उससे, उससे पहले हम ब्रिटिशर्स के जो बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसी सिस्टम पे हम चलते थे, उसी सिस्टम पे हम वर्क करते थे। अब 26 जनवरी को क्या हो गई, पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट हो गए। अब ब्रिटिशर्स नहीं है, हाल पहले ही नहीं जा चुके हैं। 26 जनवरी को क्या हो, जो उनके बनाए गए गलत कानून थे, खराब कानून थे, वो भी पूरी तरीके से अबॉलिश हो चुके थे। हालांकि इससे पहले ही बनती हो चुके थे, लेकिन अब पूरी तरीके से फॉर्मुलरी रूप से उसे हटा दिया गया था। अब हमारा खुद का एक नया सिस्टम था, यानी पहले हम ब्रिटेन के सिस्टम पे वर्क करते थे, लेकिन अब हमारा खुद का अपना एक सिस्टम था जिसपे हमें वर्क करते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं। लास्ट पॉइंट बताया जाता है, बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्ट अ वेरी लिटिल अटेंशन, यानी जो सेलिब्रेशन थी उस दिन प्लेज वाले दिन की, उसने ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ, तो महात्मा गांधी को टेंशन में पड़ गए। महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा, कि वो ऐसा इशू तो ढूंढना ही पड़ेगा जो सबसे रिलेट करे, जिसमें सारे लोग जुड़ जाएं। आखिरकार उन्होंने ऐसे कौन से इशू को ढूंढना, ऐसे वो कौन सी चीज़ हो सकती है जिसे गांधी ने सोचा कि सारे लोग एकजुट हो जाएंगे, सारे लोग यूनिटी बनाकर एक साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे। इसको आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो अगर आपको पता है। अगर नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए है, नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें समझी। साइमन कमीशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्वराज पार्टी, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें इससे हमें जानने को मिली है। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।